പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ, ഈ കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിൻ്റെ കാലത്ത് നമ്മൾ ക്ലാസ്സിലെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഇത് പക്ഷേ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സാണെന്ന് മാത്രം. ഇന്ന് വിക്ടേഴ്സ് ചാനൽ വഴി ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾ നമ്മുടെ സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ ഒരു സംരംഭം ഇന്ന് ലോകത്തിന് തന്നെ മാതൃകയായിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ വിദ്യാലയത്തിൻ്റെ തനത് യൂട്യൂബ് ചാനലായിട്ടുള്ള സ്കൂൾ അറ്റ് ഹോം എന്ന ചാനലിലൂടെ നമ്മുടെ പാഠഭാഗങ്ങൾ വിദ്യാർത്ഥികളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നു. ഇതിനോടൊപ്പം ഒരുപാട് ക്ലാസ്സുകൾ തയ്യാറാക്കി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ചില വിദ്യാർത്ഥികൾക്കെങ്കിലും ഒരു ആശങ്ക ഇപ്പോഴും ബാക്കിയുണ്ട്. നെറ്റില്ലാത്ത, അതേപോലെ മൊബൈൽ ഫോണുകളില്ലാത്ത കുട്ടികൾ ഈ ക്ലാസ്സുകൾ എങ്ങനെ ലഭിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ ആശങ്കയ്ക്ക് കാരണമായിട്ടുള്ളത്. തീർച്ചയായും ഞങ്ങൾ അധ്യാപകർ ഉറപ്പ് നൽകുകയാണ്, അത്തരത്തിലുള്ള ഏതെങ്കിലും വിദ്യാർത്ഥികളുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് പ്രത്യേകമായി ലാപ്ടോപ്പ് വഴിയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും സംവിധാനങ്ങളോ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അതാത് പ്രദേശങ്ങളിൽ അതാത് കേന്ദ്രങ്ങളിലെത്തി എല്ലാവരെയും ഈ ക്ലാസ് കേൾപ്പിക്കുകയും കാണിക്കുകയും ചെയ്യും എന്ന് ഉറപ്പ് നൽകുകയാണ്. ഈ ക്ലാസ്സിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത, ഇതിൽ അധ്യാപകർ വെറും ലെക്ചേഴ്സ് മാത്രമാണ്. ക്ലാസ്സിലേക്കുള്ള ശ്രദ്ധയും ക്ലാസ്സിൻ്റെ അച്ചടക്കവും സ്വയം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നത് നിങ്ങളാണ്. നിങ്ങൾ അതിന് തയ്യാറാകും എന്ന് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. मैया की आई वृद्धाश्रम से चिट्ठी कैसे हो बेटा. ഇവിടെ നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ, मैया की आई वृद्धाश्रम से चिट्ठी कैसे हो बेटा. ये कविता है, छोटी कविता. इसको हाइकू कहता है. क्या कहता है? हाइकू. इसका ओरिजिन जापानी से हुआ. विविध देशों में या विविध भाषाओं में इसी प्रकार की कविता है. हाइकू की विशेषता यह है कि इनमें 3 पंक्तियां हैं और इन 3 पंक्तियों से विशाल बातों को एकदम मार्मिक रूप से हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं. यहां देखिए, हमारी पहली पंक्ति में 5 लेटर्स है या वर्ण है और दूसरा पंक्ति में 7 अक्षर है और तीसरे में 5 है. कुल या टोटल 17 लेटर्स. देखिए इसमें क्या कह दिया है. मैया की आई वृद्धाश्रम से चिट्ठी कैसे हो बेटा. क्या है मैया? मैया का अर्थ क्या है? यस, मां. मां का दूसरा शब्द है या पद है मैया. मैया की आई वृद्धाश्रम से चिट्ठी. इसका मतलब मां की चिट्ठी वृद्धाश्रम से आई है. मां की चिट्ठी कहां से आई? यस, वृद्धाश्रम से आई. मां किसको खत लिखती है?
मां कहां है? वृद्धाश्रम में। वृद्धाश्रम में मां अपने बेटे को खत लिखती है। इस खत में क्या गलती है वो बताइए। कैसे हो बेटा? क्या है कैसे हो बेटा? हाउ आर यू बेटा? सुगंधन अल्लड़ा मोने। हमारी नवीन कक्षा का पहला पाठ एक कविता है, पुल भरी थी मां। ये नरेंद्र पुंडरीक की कविता है। नरेंद्र पुंडरीक, पुल भरी थी मां, कविता सुनिए। हम भाइयों के बीच पुल बनी थी माँ, हम भाइयों के बीच पुल बनी थी माँ, जिसमें आए दिन दौड़ती रहती थी बेधड़क, बिना किसी हरिलाल बत्ती के। हम लोगों की चुप चुप छक छक, हम लोगों की चुप चुप छक छक। पिता के बाद हम भाइयों के बीच पुल बनी थी माँ, अचानक नहीं टूटी, धीरे धीरे टूटती रही, धीरे धीरे टूटती रही। हम देखते रहे और मानते रहे, बुढ़ा रही है माँ, बुढ़ा रही है माँ। माँ के बार बार कहने को हम मान कर चलते रहे, उसके बूटे होने की आदत और अपनी हर आवाज में धीरे धीरे टूटती रही माँ, धीरे धीरे टूटती रही माँ। हाथों हाथ रहती माँ, एक दिन हमारे कंधों में आ गई, धीरे धीरे महसूस करने लगे हम अपने वृषभ कंधों में माँ का भारी होना। जब तक जीवित रही माँ, हम बदलते रहे अपने कंधे, जब तक जीवित रही माँ, हम बदलते रहे अपने कंधे। माँ आखिर माँ ही तो है, माँ आखिर माँ ही तो है, बार बार हमें कंधे बदलते देख हमारे कंधों से उतर गई माँ, हमारे कंधों से उतर गई माँ। माँ के कंधों से उतरते ही उतर गए हमारे कंधे, उतर गए हमारे कंधे। नरेंद्र पुंडरीक वर्तमान हिंदी कविता के बड़े नाम है उनका। उनका जन्म 6 जनवरी 1954 को उत्तर प्रदेश के कनवारा में हुआ। 6 जनवरी 1954 को यूपी के कनवारा में। उनकी छोटी और सुंदर कविता है पुल बनी थी माँ।
इस कविता में बुजुर्गों के प्रति दायित्वों से विमुख होती रही नई पीढ़ियों के व्यवहार को हमें दिखाता है। उनके प्रमुख रचनाएं हैं नंगे पाँव का रास्ता, सातों आकाशों की लाडली, इन्हें देखने दो इतनी ही दुनिया, इस पृथ्वी की विराटता में। देखिए, हम भाइयों के बीच पुल बनी थी माँ, जिसमें आए दिन दौड़ती रहती थी बेधड़क, बिना किसी हरी लाल बत्ती के हम लोगों की छुप छुप छत छत। पुल बनी थी माँ से क्या तात्पर्य है? पुल का धर्म क्या है? क्या है पुल? पुल का अर्थ क्या है? यस, ब्रिज, पालम। क्या है पुल का धर्म? नदियों के दोनों किनारों को आपस में जोड़ना है पुल का धर्म। दो किनारों को आपस में जोड़ना। यह कवि कहता है मां पुल है। क्यों ऐसा? क्यों इस प्रकार संबोधना किया है? बताइए आप। हाँ, मां हमारे घर वालों को या हमारे परिवार वालों को एक साथ होने वाले या एक साथ जोड़ने वाली कड़ी है मां। इसलिए कवि इस प्रकार कहता है कि मां पुल है। यह मां रूपी पुल से बच्चों की जिंदगी रूपी गाड़ी बरोक चलती रहती है, अनवरत चलती रहती है। इस पुल में हरी और लाल बत्ती नहीं है। क्या है हरी और लाल बत्ती? सिग्नल्स। इसमें सिग्नल्स नहीं है। इसका मतलब यह है कि हमेशा बच्चों रूपी गाड़ी उस पुल पर से चलती रहती है। मां को जरा भी आराम नहीं मिलती। मां को जरा भी आराम नहीं मिलती। सुनिए, पिता के बाद हम भाइयों के बीच पुल बनी थी माँ, अचानक नहीं टूटी, धीरे धीरे टूटती रही। हम देखते रहे और मानते रहे कि उठा रही है माँ। पिता की मृत्यु के बाद भी मां भाइयों के बीच पुल बने रही। मां धीरे धीरे टूटने लगी। आराम के बिना, क्या आराम के बिना, मेंटेनेंस के बिना, क्या है मेंटेनेंस? मलयाളം പറയാറില്ലേ അറ്റകുറ്റപ്പണി, अट्टगुट्टपड़ी। मेंटेनेंस के बिना बच्चों की उन्नति के लिए सदा समय हमेशा वो सोचती है और काम करती रही। स्वयं वो संभाल नहीं सकी। हम पहले बता दिया है, मेंटेनेंस के बिना, आराम के बिना वो धीरे धीरे टूट गई। क्यों
यहां मेंटेनेंस का प्रयोग किया है। अब बताइए, पहले हमने माम की तुलना पुल से किया है। किससे किया है? पुल से किया है। या पुल को क्या चाहिए? पुल को समय समय पर मेंटेनेंस चाहिए। यहां अम्मा को भी मेंटेनेंस का प्रयोग किया है। इसमें कुछ गलती है? यह तो काव्य भाषा है। यही मेंटेनेंस के बिना, आराम के बिना वो धीरे धीरे टूट गई। यहां मेंटेनेंस सेवा शुश्रूषा है या चिकित्सा है। उसको चिकित्सा नहीं मिली, सेवा शुश्रूषा नहीं मिली, इस प्रकार वो धीरे धीरे शिथिल हो गई। वो धीरे धीरे टूटती रही। उसका तंदुरुस्ती, तबीयत धीरे धीरे बिगड़ गई। वो क्रमशः आहिस्ता आहिस्ता बुढ़ापे की ओर चलती रही। देखिए, माम के बार बार कहने को हम मानकर चलते रहे। उसके बूढ़े होने की आदत और अपनी हर आवाज में धीरे धीरे टूटती रही। हाथों हाथ रहती मां एक दिन हमारे कंधों में आ गई। धीरे धीरे महसूस करने लगे हम अपने वृषभ कंधों में माम का भारी भारी। मां एक ही बात को बार बार कहने लगी। നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും, വീട്ടിലെ വൃദ്ധരായ മാതാപിതാക്കൾ, മുത്തശ്ശന്മാർ മുത്തശ്ശിമാർ പറഞ്ഞു തന്നെ പറയാം. കേട്ടിട്ടുണ്ടാവല്ലോ. അതാണ് ബാർ ബാർ कहना. मां एक ही बात को बार बार कहने लगी। ये किसकी सूचना है? किसका लक्षण है? बताइए आप लोग। यस, वो बुढ़ापे की निशानी है. വാർദ്ധക്യത്തിന്റെ ലക്ഷണമാണ് അത്. ये देखते हैं तो बेटे समझने लगे हमारी मां बूढ़ा हो गई है. क्या देखकर? मां एक बात को बार बार कहने लगी. ये देखते ही बेटों को समझने लगे कि मां बूढ़ा हो गई है. और उनके आवाज शब्द कमजोर होता रही. शब्द कमजोर होता रही. बच्चों के प्रति प्यार और दुलार रखने वाली मां, प्यार और दुलार रखने वाली मां धीरे धीरे दुर्बल हो गई और बच्चों के आश्रय में भी आ गई. बहुत दिनों तक अपने बच्चों को छोटी आयु से अभी तक उनकी भलाई के लिए, उनकी उन्नति के लिए सदा हमेशा सोचने वाली मां इस प्रकार कमजोर हो गई है और अशक्त बन गई है और बच्चों के आश्रय में आ गई है.
और धीरे धीरे बच्चों के सशक्त कंधे, यहाँ पाठभाग में इस प्रकार बता दिया है कि कैसा कंधा है वो बच्चों का कंधा कैसा है, वृषभ कंधा। वृषभ कंधों में आ गई, सशक्त कंधों में आ गई, और वो सशक्त कंधा वाले बेटे मां को क्या समझने लगा, बोझ समझने लगा, बर्डन समझने लगा। क्या है सशक्त कंधा, वृषभ कंधा? വൃഷഭ മാനെ ശക്തമായ ഷോൾഡർ കോള്, എല്ലാം താങ്ങാൻ പറ്റുന്ന, എല്ലാം വഹിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഷോൾഡർ. എന്താ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? वो संपन्न है, उनके घर में सब कुछ है, एसी है, फ्रिज है, गाड़ी है और सभी साज सामान है, फिर भी बूढ़ी मां उनको बोझ बन गई. सुनिए, जब तक जीवित रही मां हम बदलते रहे अपने कंधे. मां आखिर मां ही तो है. बार बार हमें कंधे बदलते देख हमारे कंधों से उधर गई मां, और मां के कंधों से उधरते ही उधर गए हमारे कंधे. मां के कंधों से उधरते ही उधर गए हमारे कंधे. നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്നത് ഈ അമ്മ മക്കൾക്കൊക്കെ ഭാരമായി അനുഭവപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതാണ്. മുമ്പ് എവിടെയോ വായിച്ചതായി ഞാൻ ഓർക്കുന്നു. ഒരു അമ്മ പറയുകയാണ്, 10 മക്കളെ നോക്കാൻ എനിക്ക് യാതൊരു കഷ്ടപ്പാടും തോന്നിയിട്ടില്ല, എന്നാൽ ഈ 10 മക്കൾക്ക് എന്നെ നോക്കാൻ വലിയ കഷ്ടമായല്ലോ. ഇതാണ് ഇന്നത്തെ ഈ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ ഒരു അവസ്ഥ. അത് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം. നമ്മൾ തുടരുകയാണ്. जब तक बूढ़ी मां जीवित रही, जब तक बूढ़ी मां जीवित रही, बच्चे मां की देखरेख या देखरेख की जिम्मेदारी एक दूसरे के कंधों पर डालते रहे. നമ്മൾ കാണാറില്ലേ, വൃദ്ധരായ അച്ഛനെയും അമ്മയെയും അവരുടെ അവസാന കാലങ്ങളിൽ മക്കൾ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടാണ് അവരുടെ പരിപാലനം നടത്തുന്നത്. ഒരു മാസം ഞാൻ നോക്കാം, അടുത്ത മാസം നീ നോക്ക്, മൂന്നാമത്തെ മാസം ലീല നോക്കട്ടെ. ഇതാണ് ഇന്നത്തെ ഒരു പ്രത്യേകതയായിട്ട് നമുക്ക് കാണാനുള്ളത്. ഇത് നമ്മളൊക്കെ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടിലും കാണുന്നതാണ്. ഒരു മാസത്തിലെ 1-2 ദിവസം വൈകിപ്പോയാലോ, ഓ അപ്പോഴത്തേക്ക് വിളിയായി, അല്ലെങ്കിൽ വണ്ടി വിളിച്ച് ഏട്ടൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ അനിയൻ്റെ വീടിൻ്റെ കോലയിൽ കൊണ്ട് തീർത്തു അമ്മയെ അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛനെ. ഈ ഒരു കാലത്ത് വളരെ പ്രസക്തമാണ് ഈ കവിത എന്നത് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം. അങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ജബ് തക് ബൂഢി രഹി മാം തബ് തക് ബच्चे मां की देखरेख की जिम्मेदारी एक दूसरे के कंधों पर डालते रहे. यही है आज की समाज की अवस्था. अपनी सारी जिंदगी बच्चों के लिए देने वाली मां अभी सोचती है मैं अपने बच्चों के लिए भार बन गई है. इन्हीं बच्चों की
कठिनाइयों के कारण मैं ही हूं। मां हमेशा मां ही है, अम्मा एन्नुम अम्मയാണ്। इसलिए इस प्रकार सोचती है। वो धीरे धीरे उनके कंधों पर से उतर गई, बेटों के कंधों से उतर गई। क्या है कंधों से उतर गई का मतलब? वो मर गई। मृत्यु के समय भी वो अपने बच्चों की भलाई चाहती है। वो सोचती है मैं अपने बच्चों के लिए भार बनी। इस प्रकार जीना अच्छी नहीं है, इसलिए वो स्वयं उनके कंधों पर से उतर गई। इस प्रकार मां बच्चों के कंधों पर से उतर गई, अर्थात वो मर गई। लेकिन अभी तक मां को बात समझने वाले बेटे मां के अभाव में बेसहारे बन गए। अभी तक वो इस तरह सोचते हैं मां हमारे लिए भार है, ये कब तक हम कैसे संभाले। इस प्रकार सोचने वाले बेटे मां के अभाव में बेसहारे बन गए। यही कविता है। आप लोग ये शॉर्ट फिल्म जरा देखिए। ഈ ഒരു ഷോർട്ട് ഫിലിം നമുക്ക് കാണാം. കാണുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങളെ രക്ഷിതാക്കളെ കൂടി വിളിക്കുക. അവർ മക്കളാണല്ലോ, എല്ലാവരും ഒരുമിച്ചിരുന്ന് കാണും. എന്നിട്ട് ചിന്തിക്കും. आपकी माताजी की तबीयत काफ़ी ख़राब हो चुकी है। उनकी बॉडी ने रिस्पॉन्ड करना भी बंद कर दिया है। खैर, मैं ये कुछ दवाइयाँ प्रिस्क्राइब किए दे रही हूँ, आप ही उन्हें वक्त वक्त पर देते रहिएगा। हो सकता है इन दवाइयों से उनके आखिरी दिनों में कुछ आराम ही आ जाए। 2000 रुपीज़। दवाइयों के नहीं, मेरी फीस। थैंक यू। चलती हूँ अब मैं। माता जी को ज़रूरत पड़े तो फिर बुला लीजिएगा। कैसी हो? ठीक हूँ बेटा, तुम बताओ। सेम टू सेम। बस गुजारा चली रहा है। बहू और मुन्ना नहीं आए, उन्हें देखने का बहुत मन था। कैसी बातें करती हो? तुम जानती हो ना कि शीतल को कितना काम होता है।
और ऑफिस से उसे पिकअप करना, रास्ता बहुत लंबा पड़ जाएगा। डॉक्टर ने क्या कहा? दवाइयाँ लिख के दिए, मैं ला दूँ। मैं और कितना जीऊंगी? पूछा। बेटा, मेरा एक काम करोगे? बेटा, मेरे जाने के बाद आखिरी काम। और क्या चाहिए आपको? बेटा, ये गद्दे देख रहे हो कैसे फट गए हैं, पुराने हो गए हैं। 20 गद्दे लाकर इस आश्रम में रख देना और किचन में एक फ्रिज लाके रख देना। खाना बासी हो जाता है। बुढ़ापे में भूख तो कम लगती है, बट लगती तो है, खाना तो पड़ता है। और बेटा, ये पंखा देख रहे हो, बस इसका भी कोई भरोसा नहीं है, कभी भी बंद हो जाएगा। तो 5 पंखे लाकर इस आश्रम में दे देना। माँ, अगर आपको यहाँ पे इतनी प्रॉब्लम थी तो मुझे पहले कह दिया होता ना, हम दूसरी जगह देख लेते। अभी शिकायत करके क्या फायदा? मैंने तो बेटा 12 साल इस आश्रम में बिताए हैं। मुझे तो इन चीज़ों की आदत सी हो गई है। मुझे तो औरों की परवाह है, खासकर तुम्हारी। इन सब चीज़ों के ना होने से मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी, तुम्हें तो होगी ना, क्योंकि जब तुम्हारा बेटा तुम्हें यहाँ रख के जाएगा, तुम्हें संभालने के लिए मैं नहीं रहूंगी। ശരി, നമുക്ക് ഈ പാഠഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് വർക്കുകൾ ചെയ്യാം. എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികളും അവരവരുടെ ഹിന്ദി നോട്ടിൽ ഈ വർക്കുകൾ ചെയ്തിരിക്കണം. അത് ക്ലാസ് ഗ്രൂപ്പ് വഴി അതാത് ടീച്ചേഴ്സിന് കൈമാറുകയും വേണം. ശ്രദ്ധിക്കുക. പുൽ ബനിത്തി മാ से तात्पर्य क्या है? पुल बनी थी मां से तात्पर्य क्या है? അടുത്തത് കഴിഞ്ഞ ഉത്തരം ഞാൻ പറയണം. मां पुल है. कैसे पुल बन गई? पुल नदियों के दोनों किनारों को आपस में जोड़ता है. मां परिवार वालों को आपस में जोड़ती है, इसलिए. दूसरा प्रश्न, मां आखिर मां ही तो है, इससे क्या समझा? मां आखिर मां ही तो है, इससे क्या समझा?
तीसरा प्रश्न, मां के बूढ़े होने की आदत, मां के बूढ़े होने की आदत क्या क्या है? मां के बूढ़े होने की आदत क्या क्या है? देन ये मुहावरे देखिए, इनका मतलब क्या क्या है? एक बार फिर ये मुहावरे देखिए, इनका मतलब क्या क्या है? यस, पहला वृषभ कंद, ഒന്നാമത് വൃഷഭ കന്ദ. सेकंड वन कंता बदलना. दूसरा कंधा बदलना. देन थर्ड वन उधर गए कंधे. കേട്ടോ? ഒന്നുകൂടി പറയാം. മൂന്നാമത്തത് ഉത്തർ ഗയേ കന്ധേ. कविता का परिचय देते हुए टिप्पणी लिखे. कविता का परिचय देते हुए टिप्पणी लिखे. ഓക്കെ, ഈ വാക്കുകൾ നോട്ട് പുസ്തകത്തിൽ കൃത്യമായി എഴുതി അതിൻ്റെ ഫോട്ടോ എടുത്ത് അതത് ക്ലാസ്സിലെ ഹിന്ദി ടീച്ചർക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കുക. മക്കളെ, മാതാപിതാക്കൾ എന്നും നമ്മെ തഴുകി ഒഴുകുന്ന കാറ്റാണ്, കനിവാണ്. ആ ബന്ധങ്ങൾ ജനിമൃതികൾക്കും അപ്പുറമാണ്.